नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से। अब तक हम 10 चैप्टर की 2 क्लासेस कवर कर चुके हैं। ये है हमारी 3rd क्लास और इस क्लास में हम लगभग पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे यहाँ पर। तो अब तक हम पढ़ चुके बंगाल के बारे में, वहाँ के जमींदारों के बारे में, जोतदारों के बारे में और जो भी कंपनी थी उसके टैक्स सिस्टम के बारे में। क्लियर यहाँ तक? अब आज जो हमारी आखिरी वीडियो है इसमें हमें जो है वो दक्कन के बारे में पढ़ना है कि दक्कन में जो रैयतवाड़ी सिस्टम थी उसकी वजह से दंगे हुए थे, तो क्या रीज़न थे उन दंगों के। ठीक है, पर उससे पहले हमारा एक और टॉपिक है यहीं पे बंगाल में, आपकी बुक में हेडिंग दी गई है कुदाल वर्सेस हल, यानी कि लड़ाई है किसमें, कुदाल में और हल में। तो दक्कन के बारे में पढ़ने से पहले हम कुदाल और हल के बारे में पढ़ेंगे। कुदाल का मतलब है पहाड़िया लोग और हल का मतलब है संथाल लोग। अब मतलब नहीं है इस चीज़ का, मतलब साइन है उनके। जैसे जो है पहाड़िया लोग जो है जंगली लोग थे और वो कुदाल रखते थे, जिससे कि जो छोटी मोटी ज़मीन है उसको साफ कर कर वहाँ पर वो फसल उगाते थे अपने थोड़े बहुत काम खाने पीने के लिए बस। और जो संथाल लोग थे वो हल रखते थे, जिससे वो बड़े बड़े पेड़ों को काट कर ज़मीन को ज़्यादा गहराई तक खोद कर बड़े पैमाने पर बड़े लेवल पर फसल उगाते थे। समझे? तो इसीलिए संथालों के लिए यूज़ किया गया वर्ड हल, क्योंकि वो हल का यूज़ करते थे। इंग्लिश में होगा प्लो। और जो कुदाल है उसका यूज़ करते थे पहाड़िया लोग। अब सबसे पहले हमें यही टॉपिक पढ़ना है, पहाड़िया और संथाल कौन थे, इनमें क्या डिफरेंस था। देखो अभी हमने क्या बताया था कि हम पढ़ेंगे दक्कन के बारे में, तो हम पहले अभी दक्कन में नहीं जा रहे हैं, हम अभी बंगाल की ही बात कर रहे हैं। बंगाल में जो एरिया है राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियों में जो है वो ये पहाड़िया और संथाल लोग रहा करते थे। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है पर हमें अच्छे से सारी चीज़ें स्टोरी की तरह समझनी ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले पहाड़िया लोग कौन थे। राजमहल की पहाड़ियों में ये लोग रहते थे। ये नाम से ही पता चल रहा है पहाड़ियों में रहते थे, तो जंगली लोग थे, जंगलों में रहते थे, पहाड़ियों में रहते थे। अब जंगलों में रहते हैं तो ये वहाँ पर स्थायी खेती तो करते नहीं होंगे, यानी एक जगह टिक कर बड़े लेवल पर खेती तो करते नहीं होंगे। ये खेती करते थे झूम खेती। कैसी खेती? झूम खेती। तो झूम खेती क्या होती है, एक जगह फसल उगा ली, फिर थोड़े टाइम बाद दूसरी जगह चले गए, फिर थोड़े टाइम बाद तीसरी जगह चले गए, फिर वहाँ पर ज़मीन वापस उपजाऊ हो गई, फिर वहीं आ गए। ऐसे घूम घूम कर अलग अलग एरिया में खेती करना कहलाता है झूम खेती। ठीक है, तो ये लोग जो हैं ये झूम खेती करते थे, बड़े पैमाने पर खेती नहीं करते थे। जंगल के जो उत्पाद हैं उन पर ये डिपेंड थे, जैसे कि जंगल से मिल जाए शहद, मोम, लकड़ियाँ। उसके साथ साथ ये रेशम के कीड़े पालते थे, उसका ट्रेड ये करते थे। क्या क्या करते हैं, जंगली उत्पादों को इकट्ठा करते हैं, यानी जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं। उसके साथ साथ रेशम के कीड़े पालते थे, यानी सिल्क वोम पालते थे, ताकि उनसे रेशम मिल सके और उसको ये बाहर बेच सकें। क्लियर? पहाड़िया लोग जंगली लोग थे, जंगलों में रहते थे, जंगलों पर ही डिपेंड थे, झूम खेती करते थे। सारे पॉइंट बनेंगे आपके कि वो झूम खेती करते थे। उसके बाद आएगा कि वो रेशम के कीड़े पालते थे, काठ कोयला इकट्ठा करते थे। क्लियर? उसके बाद वो असभ्य लोग थे। असभ्य का मतलब है जंगली हैं, किसी पर भी अटैक कर देते थे, कुछ भी कर देते थे। तो मेनली वो फसलों को लूटते, जब भी मजबूरी होती थी ना उनकी, मजबूरी के समय में वो गाँव के ऊपर अटैक कर देते थे और गाँव से फसल वगैरह वो इकट्ठी कर कर अपने ले आते थे। अब उस एरिया में पूरा खौफ रहता था, जिसे भी जंगल से जाना हो उसे पहाड़िया लोगों से टक्कर होती थी उसकी। तो पहाड़िया लोग जो हैं वो टैक्स भी इकट्ठा करते थे अपने एरिया से गुजरने के लिए। जो भी पहाड़ियों का मुखिया होता था वो टैक्स लेता था उन लोगों से। जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसे पहाड़ी एरिया में से जाना है तो वो पहले मुखिया के पास जाकर उसे टैक्स देता था, फिर वो मुखिया उसे सुरक्षित जाने देते थे। अगर कोई बिना टैक्स के वहाँ से गुजरता है तो वो उसे लूट लेते थे। वैसे पहाड़िया लोग अच्छे लोग थे, मजबूरी में ये ऐसे काम करते थे क्योंकि उन्हें खाने पीने की वहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी। तो पहाड़िया लोग जो हैं असभ्य थे, उन्हें मतलब ज़्यादा वो नहीं थे, डेवलप नहीं थे। वो खेती झूम खेती करते थे, जंगल में रहते थे, जंगली उत्पादों पर निर्भर थे, रेशम पालते थे, काठ कोयला इकट्ठा करते थे। उसके अलावा जो है
एक जगह नहीं टिकते थे, घूमते रहते थे, बंजारों का तरह उनका जीवन था, आदिवासी की तरह वो लाइफ जीते थे, पूरी की पूरी शिकार वगैरह कर कर अपना जीवन वो चलाते थे और व्यापारियों से वो टैक्स वगैरह भी लेते रहते थे। तो अब क्वेश्चन आपका आएगा कि पहाड़िया और संथालों में डिफरेंस बताओ। पहाड़िया तो हम समझ चुके, अब हम बात करेंगे संथालों की। अब जो है पहाड़िया लोग जो हैं, आपको पता चल गया कैसे लोग हैं। अब अंग्रेजों को तो ये टैक्स देते नहीं होंगे, हाँ बिल्कुल यही था, अंग्रेजों को ये टैक्स नहीं देते थे क्योंकि ये जंगलों में छिपे रहते थे, इधर उधर कुछ ना कुछ लूटपाट वगैरह करते रहते थे। तो अंग्रेज इनसे बहुत परेशान थे, वो इन्हें कैसे भी कर कर यहाँ से भगाना चाहते थे। इसीलिए वो एक नई जनजाति लेकर आए जो थे संथाल। कौन थे? संथाल। संथाल लोग जो हैं वो लगभग 1780 के दशक में यहाँ पर आए, इन जो पहाड़ियाँ हैं इन एरिया में आए। तो संथाल लोगों को बसाया अंग्रेजों ने कि संथाल यहाँ पर रहेंगे और इस एरिया में खेती कौन करेंगे? संथाल। तो संथाल जो हैं वो कुदाल का यूज़ नहीं करते, वो हल का यूज़ करते हैं, इसीलिए वो बड़े लेवल पर खेती कर सकते थे। तो संथाल एक ऐसी ट्राइब थी, ऐसी जनजाति थी जो कि पेड़ काटने में माहिर थी और पेड़ काटकर जंगलों को साफ कर कर बड़े लेवल पर वो खेती करते थे। समझ गए? तो संथाल जो हैं वो बड़े लेवल पर खेती करते थे, पेड़ों को काटते थे। तो ये बिल्कुल अपोजिट हो गए किसके? पहाड़ियों के। पहाड़िया लोग क्या करते थे? कुदाल की हेल्प से छोटे मोटे एरिया को साफ करते थे, वहीं हल्की फुल्की फसल उगा ली, सब्जी वगैरह उगा ली और खा ली बस। पर संथाल जो हैं बड़े एरिया में फसल उगाते हैं और उस एरिया पे पूरा वो है अच्छी फसल उगाते हैं जिसका व्यापार भी हो सके। तो अंग्रेजों ने इन्हें खूब सपोर्ट किया संथालों को। तो अंग्रेजों के लिए जो है पहाड़ी जो है वो तो है असभ्य है, बर्बर, बेकार लोग, और संथाल जो है वो है आइडल लोग, अच्छे लोग, आदर्श लोग। ठीक है, तो अब वो तो जो है झूम खेती करते हैं, अब संथाल जो है वो स्थायी खेती करते हैं, एक जगह टिक कर खेती करते हैं। तो यही डिफरेंस इसमें आपको बताने हैं। वो क्या करते हैं? पहाड़िया लोग जंगली उत्पाद पर निर्भर है, संथाल जंगली उत्पाद पर निर्भर नहीं है, वो तो किस पर निर्भर है? खेती पर निर्भर हैं। संथाल जो हैं वो कपास जैसी फसलें और खाने पीने की गेहूं वगैरह ऐसी फसलें उगाते हैं, पर हमें पहाड़ियों का पता है वो तो क्या सिर्फ जंगली चीज़ें उगाते हैं, रेशम के कीड़े पालते हैं सिर्फ। ठीक, और जो पहाड़िया लोग थे वो लूट मार मचाते हैं, संथाल बिल्कुल वैसे नहीं हैं, वो बिल्कुल किसानों की तरह ही रहते हैं, है वो भी जनजाति ही, आदिवासी ही हैं वो भी, पर वो अच्छे लोग हैं, वो एक जगह टिक कर रहते हैं हमेशा। समझ गए? तो अब आता है आपका डिफरेंस, आप ये नोट डाउन कर लेना अच्छे से और इसको याद कर लेना कि संथाल और पहाड़ियाओं में क्या डिफरेंस है। तो एक तरफ आप सारे पहाड़ियाओं के पॉइंट लिख दो कि पहाड़िया लोग जंगलों में रहते थे, इस तरफ आप लिखो संथाल लोग जंगलों से नीचे वाले एरिया में जो एरिया था वहाँ पे रहते थे। दूसरा पॉइंट, पहाड़ी लोग जंगली उत्पाद पर निर्भर थे, इस पे लिख दो संथाल लोग खेती पर निर्भर थे। उसके बाद इसमें लिखो जंगली लोग जो है यानी पहाड़िया लोग जो हैं वो काठ कोयला इकट्ठा करना, लकड़ी वगैरह इकट्ठा करना और उसके साथ साथ रेशम पालने का काम करते थे। इसमें आप लिख दो संथाल लोग खेती करते थे, कपास और गन्ना और गेहूं ये सारी फसलें वो उगाते थे। ठीक, उसके बाद आप जो है पहाड़िया में लिखो कि पहाड़िया लोग कुदाल का प्रयोग करते थे। संथाल में आप लिखो संथाल लोग खेती के लिए हल का प्रयोग करते थे। पहाड़िया में आप लिखो कि पहाड़िया लोग जो हैं वो झूम खेती करते थे। संथाल में आप लिखो संथाल लोग स्थायी खेती करते थे। पहाड़िया में आप लिखो पहाड़िया लोग जो है वो बहुत बार आक्रमण कर देते थे। संथाल में लिखो ये कभी भी आक्रमण नहीं करते थे, ये सभ्य लोग थे। उसके बाद आप एक और पॉइंट इसी में बना सकते हो कि पहाड़ियाओं को बर्बर, असभ्य और आदर्श नहीं माना गया। संथाल में आप लिख सकते हो संथाल अंग्रेजों के लिए सभ्य थे, बर्बर नहीं थे और आदर्श बाशिंदे थे। वर्ड बुक में भी आपको वर्ड मिलेगा आदर्श बाशिंदे, बाशिंदे मतलब लोग थे। ठीक है, तो आदर्श लोग थे, अच्छे लोग थे अंग्रेजों के लिए। ठीक, तो यही सारी बातें आपको लिखनी है। और उसमें आप एक और बता सकते हो कि पहाड़िया जो है पहाड़िया मुखिया व्यापारियों से टैक्स वगैरह लेते थे, पर संथाल ऐसा कुछ नहीं है, संथाल खेती करते थे और वो अंग्रेजों को टैक्स देते थे। समझ गए? तो ये था पहाड़िया और संथालों के बीच में आपस की डिफरेंस। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने किसको सपोर्ट किया? संथालों को सपोर्ट किया और संथालों को बसा दिया इन पहाड़ियों में।
अब मजबूरन जो ये पहाड़िया लोग थे, यहाँ की जनजाति जो थी मेन, उसे भागना पड़ा और पीछे, तो वो और अंदर पहाड़ियों में घुस गई। अब अच्छी चल रही है संथालों की किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। पर अंग्रेजों का आप सबको पता है, सबको निचोड़ कर रख दिया उन्होंने, चाहे कोई आदिवासी हो, आम लोग हो, गरीब हो, जमींदार हो, सिर्फ उन्हें अपने पैसे से मतलब था, दूसरे किसी भी आदमी से मतलब नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, संथालों के ऊपर भी अत्याचार करने शुरू कर दिए। और देखते ही देखते जो लोग अंग्रेजों की वजह से ही यहाँ पर आए थे पहाड़िया एरिया में, वो लोग बहुत बड़ा विद्रोह करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। तो विद्रोह क्यों हुआ, संथाल विद्रोह, यही हमें पढ़ना है। तो संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ 1855 में बहुत बड़ा विद्रोह किया था। देखो 1780 में संथाल बसाने शुरू किए हैं। संथालों के लिए अंग्रेजों ने एक जमीन बनाई कि ये रिजर्व जमीन रहेगी, इस पे केवल संथाल आएंगे, पहाड़िया वाड़िया को पीछे भगा दिया। तो संथाल लोगों के लिए एक ज़मीन बनाई गई, उस ज़मीन को नाम दिया गया दामिने कोह। नाम याद रखोगे, 2 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं दामिने कोह क्या है, तो आप बताओगे संथालों के लिए जो ज़मीन रिजर्व की गई थी वही क्या है, दामिने कोह। तो एक ज़मीन दी गई 1832 के आसपास। 1780 में आए हैं, वहाँ पर इन्होंने बसना शुरू किया, खेती शुरू की। उसके बाद 1832 के आसपास इनके पूरे एरिया को रिजर्व कर दिया, ये ज़मीन सिर्फ किसकी रहेगी, संथालों की रहेगी, संथाली यहाँ पर खेती करेंगे। उसके बाद 1830 का जो दशक है उसमें इनकी जनसंख्या बहुत कम थी संथालों की, लगभग ये 3000 के आसपास थे। पर 1850 तक आते आते यानी लगभग 20 साल के अंदर इतनी प्रोग्रेस हुई संथालों में, उन्हें अच्छा मतलब सारी चीज़ें मिलती थी। उनकी जो जनसंख्या वो लगभग 82,000 तक पहुंच गई। कितनी? पहले सिर्फ 3000 थे, 20 साल के अंदर अंदर 82,000 लोग वो हो गए। तो संथालों की जनसंख्या बढ़ती रही, यानी ये बात साबित करती है कि संथालों की लाइफ अच्छी चल रही है, उनकी खेती वगैरह अच्छी चल रही है, किसानों को वो कुछ टैक्स देते हैं। अब अंग्रेजों को वो कुछ ना कुछ टैक्स देते हैं। तो अब तक 1850 का दशक से पहले के टाइम पे उनकी सिचुएशन ठीक थी, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, अंग्रेज जो हैं वो अपने टैक्स की जो अमाउंट है वो बढ़ाते जा रहे हैं और संथालों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ठोकने पर वो लगे हुए हैं। अब अंग्रेजों ने अपने फ़ायदे के लिए संथालों के साथ भी वही करना शुरू किया जो कि वो पूरे भारत के लोगों के साथ करते आ रहे हैं। उन्होंने टैक्स की कीमत बहुत ज़्यादा रख दी। संथालों की जितनी फसल भी नहीं होती थी उससे ज़्यादा उन्हें टैक्स देना पड़ता था। अब संथाल लोग 1850 तक समझ चुके थे कि ये अंग्रेज हमें नहीं छोड़ने वाले हैं, हम भूखे मर जाएंगे। यही सिचुएशन होने लगी संथालों की, वो लोग भूखे मरने लगे, उनके साथ बहुत बुरा किया अंग्रेजों ने। तो अब संथालों ने एक बहुत बड़ा विद्रोह किया 1855 में। कब किया? 1855 में, और लगभग 1856 तक ये विद्रोह चला। तो अगर आपसे पूछते हैं संथाल विद्रोह कब हुआ, तो आप बताओगे 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ है। इसमें संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें कि वो मुकाबला नहीं कर पाए अंग्रेजों का, और बहुत बहादुरी से संथाल लोग लड़े थे अंग्रेजों से। वो पर उनके पास क्या वेपन थे, क्या उनके पास सुविधाएं थी, वो कैसे मुकाबला करते अंग्रेजों का। तो संथाल बेचारे कोई डंडों से, भालों से, अपने जो वैसे ही नॉर्मल हथियार हैं उनसे लड़ रहे हैं, और वो आते हैं अंग्रेज सीधा गन वगैरह चलाकर, मतलब बारूद से 1 मिनट में उनको मार देते हैं। तो बहुत लोग जो हैं, बहुत संथाल लोग मरे, और लास्ट में बेचारे मजबूरन कुछ नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बहुत बड़ा विद्रोह जो है वो अंग्रेज़ों ने शांत कर ही दिया। तो 1855-56 में संथालों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी थी। तो यही आपको याद रखना है कि पहाड़िया और संथालों में क्या अंतर था, और संथाल लोगों ने विद्रोह क्यों किया, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, इसीलिए संथालों ने विद्रोह किया। कब किया, आपको डेट याद रखनी है, 1855 और 56 में संथालों का विद्रोह हुआ है। तो पहाड़िया और संथालों में डिफरेंस, सबसे पहले पहाड़िया लोग रहते थे यहाँ पे, अंग्रेज लेकर आए किसको, संथालों को। शुरू में संथालों को खूब सपोर्ट किया, उन्हें दामिने कोह यानी उनके लिए ज़मीन दी गई, वहाँ पर वो खेती करते थे, वहाँ से उन्हें टैक्स भरना होता था। देखते ही देखते बिल्कुल खून चूसने का काम शुरू कर दिया संथालों का अंग्रेजों ने, उनसे टैक्स बढ़ाते गए, इतना बुरा हाल कर दिया, वो बेचारे भूखे मरने लगे, और मजबूरन उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ी, और एक विद्रोह किया गया जिसमें कि बहुत संख्या में संथाल लोग मारे गए, और अंग्रेज जो हैं उन्होंने विद्रोह को कुचल दिया। तो
यही था पहाड़िया और संथालों के बीच में। तो अब हमारा बंगाल बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हमें बंगाल के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। जमींदार, वहाँ का टैक्स सिस्टम, वहाँ के पहाड़िया लोग, संथाल लोग, संथालों का विद्रोह। क्लियर? तो अब बंगाल बिल्कुल फिनिश। अब आ जाओ आप दक्कन में। अब हमने शुरू में ही पढ़ा था कि जो रैयतवाड़ी सिस्टम है वो लगाया गया दक्कन में। तो रैयत का मतलब है किसान से सीधा टैक्स कौन लेगी? गवर्नमेंट लेगी, यानी अंग्रेज लोग लेंगे। तो अब आप खुद बताओ, अंग्रेज तो ऐसे छोड़ने वाले हैं नहीं किसान को। आपने मूवीज में भी देखा होगा कि क्या सिचुएशंस होती थी हमारे किसानों की। तो दक्कन में अंग्रेजों ने इतना ज़्यादा टैक्स ठोक दिया किसानों के ऊपर, जो रैयतवाड़ी सिस्टम है। अपने ऊपर आज नहीं आने देते अंग्रेज कभी भी, पहले ही फिक्स करके चलते हैं कि इतना ज़्यादा टैक्स हमें चाहिए ही चाहिए, अपना फ़ायदा होना चाहिए, चाहे कोई मर जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं था किसानों से। तो जो दक्कन के किसान हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स ठोक दिया किसने? अंग्रेज़ों ने, और उन्हें जो है वो टैक्स देना पड़ता था। अब जो साहूकार लोग हैं गाँव के दक्कन में, वो और गलत कर रहे हैं किसानों के साथ। अब किसानों को कंपनी को टैक्स देना पड़ता है, साहूकारों के पास तो पहले से ही पैसा है गांव में, तो मजबूरन किसान किसके पास जाते हैं लोन लेने? उस गांव के साहूकार के पास। अब साहूकार लोग क्या करते थे? किसानों को ठगते थे। तो वो क्या करते थे? जैसे कि कोई किसान लोन लेने आया उनसे, वो जैसे कि उसके साथ धोखाधड़ी करते थे, उसकी ज़मीन धोखे से अपने नाम कर लेते थे, जानबूझकर उसको इस तरीके से फंसाते थे किसान को कि वो कभी कर्जा चुका ही ना पाए, उसको सारी ज़मीन उस साहूकार को ही देनी पड़े। कभी जैसे 100 रुपये किसी ने लिए हैं, उस बॉन्ड में वो 1000 रुपये लिख देते थे। ऐसे झूठे सीधे उल्टे सीधे जितने भी काम हैं वो सारे वो साहूकार करते थे। और किसानों की सिचुएशन पहले ही इतनी ख़राब है कि उन्हें अपने घर बार बेच कर लोन लेना पड़ रहा है अपना टैक्स भरने के लिए, और जो साहूकार हैं और उन्हें लूट रहे हैं, उनके साथ और गलत कर रहे हैं। तो किसान जो है उनको बहुत ज़्यादा टैक्स अंग्रेज़ों को देना पड़ता था दक्कन वाले एरिया में, मद्रास वाले एरिया में, जिससे कि उनकी सिचुएशन बद से बदतर थी, बिल्कुल भूखे मर रहे थे वो किसान। उन किसानों के ऊपर और अत्याचार कर रहे हैं वहाँ के बड़े लोग, गांव के साहूकार लोग। वो उन्हें टैक्स तो लोन तो देते हैं टैक्स के लिए, पर जो है उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं, उनके साथ उनसे नकली कागज़ साइन करवा लेते हैं, उनकी ज़मीनों को हड़प लेते हैं, उनके ऊपर चक्रवर्ती ब्याज लगाते हैं। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है कि जितना आप पैसा लोगे उसके ऊपर डबल होकर वो ब्याज लगता जाएगा। तो ऐसे किसानों के ऊपर ब्याज लगता जाता था और वो बेचारे पैसा नहीं चुका पाते थे। कोई आत्महत्या कर लेता था, कोई किसी की ज़मीन बिक जाती थी। मतलब सबसे बुरी सिचुएशन जो हो सकती है ना एक आदमी की, वो उस समय पे किसानों की अंग्रेज़ों के समय में हुई थी। ठीक, तो रैयतवाड़ी सिस्टम में रैयत जो है वो बहुत गुस्से में आ गए और एक दिन 12 मई 1875 को, कब? 12 मई 1875 को उनका गुस्सा रुक नहीं पाया और उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया। आसपास के गांव में वो आग लगाने लगे, साहूकारों के घर बार लूटने लगे। इस विद्रोह की शुरुआत हुई है जो सूपा है वहाँ पे, पुणे में एक जगह है सूपा, वहाँ पर ये विद्रोह शुरू हुआ है। डेट आपको अभी मैंने बताई, आप ये नोट डाउन कर लो। तो पुणे के सूपा में विद्रोह शुरू हुआ किसानों का। किसानों ने साहूकारों के घर बार लूटने शुरू किए, उनके अनाज जो गोदाम है उन पर कब्जा करना शुरू किया। बहुत पीटा साहूकारों को, मारा गया उनको, आग लगा दी गई उनके खेतों में। तो किसानों का गुस्सा अब बिल्कुल अपने हाई लेवल पर था। किसान जो है वो टैक्स नहीं भर पा रहे थे, भूखे मर रहे थे, इसीलिए उन्होंने पूना में विद्रोह शुरू कर दिया। पूना का एक जगह है सूपा, सूपा से विद्रोह शुरू हुआ। देखते ही देखते अहमदनगर तक ये विद्रोह फैल गया और लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया में विद्रोह देखते ही देखते फैल गया और आसपास के गांव के सभी किसान इसमें जुड़ने लगे और ये विद्रोह आग की तरह फैल गया। यही था दक्कन में हुआ दंगा या दक्कन में हुआ विद्रोह। समझ गए? तो रैयतवाड़ी सिस्टम की वजह से शुरू हुआ है ये दंगा। तो आपसे पूछेंगे दक्कन दंगा क्या है, तो आप ये डेट बताओगे कि मई के महीने में 1875 में पुणे के सूपे में जो भड़के हुए किसानों ने विद्रोह किया था वही है दक्कन दंगा। क्लियर? तो अब हमें इसमें और थोड़ा डीप में पढ़ना है कि ये किसान इतने गुस्से में आए क्यों, इसके रीज़न क्या थे दक्कन में दंगा होने के। एक तो हमें पता है कि रैयतवाड़ी सिस्टम में बहुत ज़्यादा टैक्स किसानों से लिया जाता था। क्लियर? तो अब हमें और भी चीज़ें पढ़नी हैं। अब देखो जो किसान है यहाँ के पूरे दक्कन वाले एरिया के,
इस यहाँ पर लागू कर दिया 1820 में रैयतवाड़ी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? रैयतवाड़ी सिस्टम, यानी किसानों से टैक्स लेंगे सीधा कौन? अंग्रेज। अब उन्होंने पहले ही टैक्स बहुत ज़्यादा रख रखा था और वो बहुत ज़्यादा टैक्स किसानों से लेते थे। अब जो 1820 है, इसके बाद 1832 और 34 के आसपास बहुत बड़ा अकाल पड़ा यहाँ पे, दक्कन में बहुत बड़ा अकाल पड़ा है। देखो हमने पढ़ा था दक्कन का दंगा कब हुआ? 1875 में। रैयतवाड़ी सिस्टम कब लागू किया है? 1820 में। तो उसके बीच की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 75 में दंगा हुआ, 1820 में लागू किया था, लगभग 50 साल ही हुए हैं। इस बीच में क्या हुआ ऐसा जो कि इतना बुरा जो काम वो हुआ है, इतने बड़ी संख्या में लोग गुस्से में आ गए हैं, विद्रोह कर रहे हैं। तो बीच की स्टोरी अब हम पढ़ रहे हैं। ये आखिरी टॉपिक है हमारा कि दक्कन में दंगा क्यों हुआ। तो 1820 में रैयतवाड़ी सिस्टम लागू हुआ, 1875 में दंगा हुआ। तो 1820 से आ जाओ अब। 1820 में रैयतवाड़ी सिस्टम लागू हुआ, उसके बाद 1830 का जो दशक है, इतना बुरा दशक है यहाँ के लोगों के लिए। यहाँ पर पड़ा अकाल, ज़मीनें सूख गई, पानी नहीं हुआ, बारिश नहीं आई, फसल नहीं हो पाई। अब किसानों की सिचुएशन क्या होगी? अकाल आप याद रखोगे कब हुआ था? 32 और 34 में। 1832-34 में अकाल पड़ा, जिसमें कि किसान भूखे मर गए, बहुत बड़ी संख्या में लोग जो वो मरने लगे। तो इससे बड़ी दिक्कत खड़ी हुई किसानों के सामने। तो 1820 में रैयतवाड़ी सिस्टम लगा, 30 के दशक में अकाल पड़े। अब 1840 तक आते आते किसानों का कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लगभग जो है 1/3 जो है वो पशु मर गए थे, लाखों की संख्या में लोग मर गए थे। तो किसान जो है 1840 तक आते आते उनकी बहुत बुरी सिचुएशन हो गई। अब आप एरिया देखो कौन सा है। एरिया है ये पूरा महाराष्ट्र वाला, दक्कन वाला एरिया। तो इस एरिया में आज भी हमारे यहाँ पे कपास की फसल होती है बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पे भी कपास की फसल शुरू की गई थी। तो 1840 के बाद 50 का दशक आया, सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है। अब आया 1860 का दशक। अब यहाँ पे इन किसानों के लिए एक उम्मीद जगेगी, वो है कपास की खेती। ब्रिटेन जो है, अंग्रेज जो हैं, वो व्यापार करते थे अमेरिका के साथ। उनका जितना भी कपास था ना, वो सारा अमेरिका से जाता था। तो अमेरिका से जो सारा कपास जाता था, तो अमेरिका में एक बार दिक्कत चल गई 1860 के दशक में। 1861 में अमेरिका में गृहयुद्ध छिड़ गया, वहीं पर आपस में लड़ाइयाँ होने लगी, दंगे वगैरह हुए अमेरिका में। तो वहाँ पे जो खेती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और वहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था ब्रिटेन को यानी अंग्रेज़ों को कपास का, वो बंद हो गया। तो 1860 का दशक ऐसा दशक है जिसमें जो अंग्रेज सारा कपास लेकर आते थे, कहाँ से? अमेरिका से, वो कपास आना बंद हो गया। अब इससे क्या होगा? अंग्रेज कोई और एरिया ढूंढेंगे जहां पर वो कपास उगा सकें। तो उन्हें भारत मिला वो एरिया, और भारत में उन्होंने दक्कन वाला एरिया चुना, क्योंकि यहाँ की जो काली मिट्टी है वो बेस्ट है कपास उगाने के लिए। तो कपास के लिए सबसे बेस्ट जगह थी ये दक्कन। तो अब क्या हुआ? अंग्रेजों ने कहा कि हमें कपास चाहिए। 1860 का दशक है। अब तक देख लो 20 में रैयतवाड़ी लगी है, 30 में अकाल पड़े हैं, 40 में सिचुएशन बुरी रही पूरे दशक में, 50 में सिचुएशन बुरी रही। उसके बाद 60 के दशक में उम्मीद की किरण जगी है किसानों के लिए, और उन्होंने कपास के लिए सोचे कि अब हम कपास की फसल उगाएंगे। तो किसानों को जो है वो ये कहा गया कि तुम कपास उगाओ। अब अंग्रेजों ने क्या कह दिया? अपने एजेंटों को बोल दिया सबको कि अब हमें कपास कहाँ से चाहिए? यहाँ से चाहिए, भारत वाले इस एरिया से, दक्कन वाले एरिया से हमें कपास चाहिए। तो अब यहाँ पे कपास की काम शुरू कर दिया। अब जो एजेंट थे यानी जो बड़े लोग हैं, हमेशा फ़ायदा वही उठाते हैं, गरीब तो हमेशा पिसेगा ही। तो किसान जो, उनके पास ना पैसा था ना कुछ था, पर अब बात कैसी थी? पूरे बिजनेस की आ गई थी। तो जो बड़े लोग हैं, साहूकार लोग हैं, वही आ गए दोबारा से। उन्होंने किसानों को बुलाया, बोली ये लो तुम पैसे, ये लो तुम ज़मीन तुम्हारी जो है, और हमारी भी ज़मीन लो, इस पर तुम करो खेती, ठीक है? हम तुम्हें एडवांस में पैसा देंगे, हम तुम्हारा सारा खर्चा उठाएंगे, तुम्हें बस खेती करनी है और कपास हमें देना है, हम आगे अंग्रेज़ों को पहुंचाएंगे इसको। समझ गए? तो अब किसानों के लिए उम्मीद की किरण जागी। किसानों ने बहुत अच्छा काम शुरू किया, और जो ये टाइम है पूरा 1861 के बाद वाला, इस टाइम पे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से भारत से ब्रिटेन में कपास भेजा गया, कॉटन जो है वो भेजा गया, ठीक है? तो जो किसानों की हालत है वो सुधरी,
उन्हें लगने लगा कि अब हम सारा पैसा वैसा चुका सकते हैं, हम अपना लोन वोन सब उतार देंगे, अब हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बड़ी बढ़ चढ़ कर किसानों ने काम किया, बहुत अच्छे से फसलें उगाई और साहूकारों ने खूब लोन दिया, एडवांस में लोन दिया कि तुम ये लोन लो, ज़मीन लो, जो तुम्हें लेना लो हमसे, हाँ बस तुम हमें कपास उगा कर देते रहो। तो ये अब टाइम जो है सारा 1861 से और 65 के बीच का। इसमें अमेरिका में गृहयुद्ध चल रहा है, इसीलिए इंग्लैंड में एक्सपोर्ट बंद हो गया कपास का अमेरिका से। तो अब इंग्लैंड का ट्रेड नहीं चल रहा अमेरिका के साथ, इसीलिए वो भारत से ट्रेड करने लगे। तो ये मान लो लगभग 95% से भी ऊपर कपास जो है अंग्रेजों को जो पहुंचता था वो सिर्फ और सिर्फ भारत से पहुंचता था। तो यहाँ के किसानों की सिचुएशन अच्छी होने लगी थी अब, ठीक है। पर अब जो किस्मत है बेचारे भारतीय किसानों की वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और 1861 के बाद उन्हें ऐसा लगा था, 1862 में तो इतना ज़्यादा वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें लगा था अब तो हम सब कुछ सुधार देंगे, बहुत अच्छी सिचुएशन अब हो जाएगी, अब तो पैसा ही पैसा होने वाला है। पर 1865 तक आते आते, लगभग 4-5 साल की ही बात है, 1865 तक आते आते अमेरिका में गृहयुद्ध ख़त्म हो गया और दोबारा से अमेरिका ने खेती शुरू कर दी कपास की और वो वहाँ पे दोबारा भेजने लगे। अब किसान फंस गए जिन्होंने दुनिया भर का लोन ले रखा है, ज़मीनों में उनकी फसलें खड़ी हैं कपास की। अब इंडिया वाले कपास को कोई पूछ नहीं रहा है दोबारा से, सारा कपास कहाँ से जा रहा है? अमेरिका से। तो 1865 में जो उन्हें उम्मीद की किरण दिखी थी वो और ज़्यादा ख़राब हो गई। साहूकार जो हैं वो अब अपना पैसा वापस मांगने लगे किसानों से, जिन्होंने पहले खुद एडवांस में लोन दिया था ना, वो साहूकार लोग अब किसानों के बिल्कुल गले पड़ गए, अब हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। अब किसान कहाँ से पैसा दे? किसान ने तो बहुत एडवांस में लोन ले लिया, उसकी जो ज़मीनें हैं वो बेचारी फसल खड़ी की खड़ी रह गई, वो कपास नहीं बिक रहा था 1865 में, क्योंकि दोबारा से अमेरिका से कपास अंग्रेज़ों को पहुंचने लगा था, ठीक है। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ किसानों का और सबसे बुरी सिचुएशन हुई किसानों की। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि साहूकारों ने बहुत गलत किया किसानों के साथ, तो वो अब की बात है, वो 1865 की। तो 1865 में जो साहूकार लोग हैं वो बहुत बुरा करने लगे किसानों के साथ। उन्होंने क्या किया, उनके साथ जो उनका लोन था उसको डबल बताने लगे, 100 की जगह 1000 लिख दिया, उनकी ज़मीनें हड़पने लगे। तो 1865 से 75 के बीच का जो टाइम है इसमें बहुत किसान मरे, आत्महत्याएं की और बहुत बुरी सिचुएशन किसानों की रही। तो अब आपको समझ में आया कि क्यों 75 में किसान जो है उन्होंने इतना बड़ा दंगा किया है, वहाँ के साहूकारों को मारा, उनके घर बारों को लूटा, क्योंकि उनकी सिचुएशन ही इतनी ख़राब हो गई थी। पहले ही 1820 में ही वो कहाँ अमीर थे, बहुत करीब थे। उसके बाद 1830 के दशक में अकाल पड़े जिससे कि बहुत लोग मरे, उनके जानवर मरे। उसके बाद 40 का दशक भी ऐसा ही ख़राब, 50 का दशक भी ऐसा ही ख़राब। 1860 के दशक में उन्हें कुछ उम्मीद दिखी थी अमेरिकी गृहयुद्ध के छिड़ने से, क्योंकि उनके यहाँ पे कपास अब उसकी डिमांड बढ़ गई थी। पर वो उम्मीद भी लगभग 3-4 साल के अंदर ही ख़त्म हो गई और पहले से भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन हो गई, क्योंकि उनका जो अब लोन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। साहूकारों ने वो लोन मांगना शुरू कर दिया और वो बेचारे मरने लगे किसान, और लास्ट में आकर 1875 में उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया जो कि पूरे दक्कन में फैल गया। इसे बोलते हैं दक्कन दंगा। क्लियर? यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बस एक छोटी सी चीज़ और रहती है। तो अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि जो है दक्कन दंगे के बारे में बताओ, तो आप यही बातें बताओगे। एक क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, वो हरदम पूछते हैं लगभग, अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बनता है तो 8 नंबर में वो जरूर पूछते हैं कि अमेरिकी गृहयुद्ध का भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। जो अमेरिका में होम वॉर चल रहा है उससे क्या इफेक्ट पड़ा है भारत के किसानों पर। तो आपको यही बातें बतानी हैं कि 1861 में वहाँ पर गृहयुद्ध छिड़ा, जिसकी वजह से जो कपास है वो एक्सपोर्ट होना बंद हो गया, और 1865 में दोबारा से उनकी सिचुएशन ठीक हो गई, गृहयुद्ध खत्म हो गया। फिर दोबारा से वहाँ पे व्यापार अमेरिका से शुरू हो गया। इसकी वजह से बीच में भारतीय किसान पिसे, उनके ऊपर लोन बढ़ता चला गया, उन्होंने साहूकारों से बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया था। अब साहूकार उनसे और पैसा मांगने लगे और उनकी स्थिति जो है, उनकी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। क्लियर? अब बस एक छोटी सी चीज़ रहती है, वो है दक्कन दंगा आयोग क्या था। अब आपको नाम से पता चल रहा है कि ये जो हमने पूरे दंगे पढ़े हैं दक्कन के, जो कि जो अंग्रेज़ों का टैक्स है उसकी वजह से हुए हैं,
अब वही बात जैसे कि वहाँ पे हुई थी ना 5वीं रिपोर्ट, ऐसे ही दक्कन में दंगे क्यों हुए हैं इस बात को जांचने के लिए एक और रिपोर्ट पेश की गई है। एक आयोग बनाया गया है, उस आयोग ने भी रिपोर्ट पेश की ब्रिटेन में, ब्रिटिश संसद में। तो 1878 में, 75 में दंगे हुए हैं, 1878 में दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट पेश की गई। कहाँ पे? अंग्रेजों को पेश की गई ब्रिटेन संसद में। ठीक है, तो इसमें भी यही जांचना था कि दक्कन में लोग क्यों भड़के हैं, किसानों ने विद्रोह क्यों किया है। अब अंग्रेज जो है उन्होंने क्या किया, इसमें यही बताया कि इसमें जो है हमारी कोई गलती नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई गलती नहीं है, इसमें सारी की सारी गलती जो है वो है साहूकारों की, क्योंकि उन्होंने अपना जो है वो लूटा है किसानों को। तो ये था दक्कन दंगा आयोग। 1878 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी ब्रिटिश संसद में। इस आयोग ने कंक्लूजन निकाला कि जो ये दंगे हुए हैं दक्कन में, इनमें हमारा कोई सपोर्ट नहीं है, ये दंगे हुए हैं साहूकारों की वजह से, जो भारतीय हैं पैसे वाले, उनकी वजह से ही, उन्होंने ही किसानों को लूटा है, हमने तो कुछ नहीं करा, ये उन्होंने कह दिया इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। एक एक चीज़ हमने इस चैप्टर की पढ़ ली है। अब कुछ भी, एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट हमारा नहीं रहा है। अगर आप ये वीडियो देखते हो पूरी और इसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेते हो तो इस चैप्टर से मानो आपको एक भी वर्ड नहीं छूटने वाला। तो अगर आप अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट, एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।